नाजरीन, आज 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक का नुक्ता अरूज होना था। आज का दिन जब इमरान खान की कैद को 2 साल हो गए हैं, तो इस दिन के लिए पार्टी ने एक कॉल दी हुई थी कि पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में एहतजाज होगा। दुनिया के दूसरे हिस्सों से तो हमें एहतजाजात की ख़बरें मौसूल होती रही हैं। लंदन में, न्यूयॉर्क में लोगों ने बहुत बड़े एहतजाजात किए हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान में आज कोई खातिर ख़्वाह एहतजाज नहीं हो रहा। पाकिस्तान से मुराद ये है कि केपी में भरपूर एहतजाज हो रहा है, जहाँ पे पार्टी की अपनी हुकूमत है, लेकिन पंजाब में और सिंध में और बलूचिस्तान में किसी किस्म के बड़े इज्तिमात की कोई ख़बर मौसूल नहीं हो रही। अब इसमें 2 पॉइंट हो सकते हैं कि या पार्टी ने एहतजाज नहीं किया या उसको एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। इस बात पे आज के इस एपिसोड में हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर डॉक्टर सुहेल बदर साहब। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। सबसे पहले कोई भी जो एहतजाज होता है उसमें ये हमें पता होना चाहिए कि वो एहतजाज करने के लिए जो मारूजी हालात हैं, ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, वो उसके लिए कंड्यूसिव है कि नहीं। तो अपेरेंटली इस एहतजाज के लिए बहुत सारी रुकावटें थीं और क्रैकडाउन्स हो रहे थे, ख़ास तौर पे सिंध में और पंजाब में, और उसकी वजह से फिर बहुत सारे लोग मंजर आम पे नहीं हो सकते थे या खुल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा सकते थे। अब तो यही लाहौर की सूरत हाल देख लें, पिछले 3-4 दिन में 300 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ। तो उसमें फिर लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह या तो छुप छुपा के कर लिया जाए या छुप के उस जगह पे जो एहतजाज का मुकाम है वहाँ पर पहुँच जाएं, लेकिन जाहिर है कि कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स हैं और जिसकी वजह से लोग फिर वो नहीं कर सकते। तो मेरे नज़दीक एहतजाज कभी भी, मतलब ठीक है उसमें नंबर्स की अहमियत होती होगी कि 1000 लोग आए या 20,000 लोग आए, लेकिन उसके अलावा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उसकी अहमियत ये होती है कि आपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना होता है तारीख के लिए। हम बैठ के बातें करते हैं, कभी अयूब खान की बात करते हैं, कभी भुट्टो की बात करते हैं, कभी तो आज उनको गए हुए भी 50 साल हो चुके हैं, 60 साल हो चुके हैं, लेकिन वो बातें आज भी ज़िंदा हैं। तो लोग आते जाते रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन बातें ज़िंदा रहती हैं। तो मैं एहतजाज की कॉल ऑफ करने के हक़ में इसलिए नहीं होता कि अगर फ़र्ज़ करें कि हालात कंड्यूसिव नहीं भी हैं तो तब भी आप एहतजाज ज़रूर करें ताकि एक रिकॉर्ड में वो बात आ जाए। डॉक्टर साहब, एहतजाज के लिए हालात तो कभी भी कंड्यूसिव नहीं होते। हुकूमत कभी भी आपके लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाती, कोई फूलों की पत्तियां लेके पुलिस नहीं खड़ी होती। हमने माजी में देखा कि MRD की तहरीक होती थी या नवाज शरीफ की तहरीक निजात हुई या वकला की तहरीक हुई, तो उसमें बहरहाल लोग निकलते थे और उनको निकलने दिया जाता था। वो आते थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते थे। कुछ गिरफ्तारियां होती थी, कुछ अलामती होती थी और कुछ को मुस्तकिल नज़रबंद रखा जाता था। लेकिन एक हमने रोड पे एहतजाज की सूरत हाल देखी। आजकल के हालात में ये नहीं देखा जा रहा। एक तो उसकी मेरा ख्याल है बुनियादी वजह यह है कि सियासत जो है वो सड़क के मुकाबले में अब कीबोर्ड्स पे ज़्यादा आ गई है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा आ गई है। तो पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। जो भी पोस्ट होती है, जो भी ट्रेंड बनता है ट्विटर पे, तो आप 2-4 घंटे के बाद देखें तो वो उसके हज़ारों या लाखों उसको लोग उसके अंदर अपने कमेंट लिख। डॉक्टर साहब, 2022 तक इमरान खान की एक कॉल होती थी और पूरे पाकिस्तान के जो डेजिग्नेटेड पॉइंट होते थे वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों लोगों का मजमा लग जाता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात ये हुए कि पुलिस एक्शन हुआ, घरों में घुसी पुलिस, दरवाजे तोड़े गए, अहले खाना को परेशान किया गया, उठाया गया। तो अब सूरत हाल ये है कि पार्टी एहतजाज की कॉल देती है और कहीं पे एहतजाज नज़र नहीं आया। तो देखें, वो जो स्टेट के इक़दाम होते हैं उसकी वजह से ऐसी स्टेज आ जाती है कि लोगों के लिए मुमकिन नहीं रहता। आखिर लोगों के भी तो बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारों की नौकरियों का मामला होता है, फिर डेली वेजर्स होते हैं, उनको रोज़गार से महरूम होना पड़ता है।
तो कुर्बानी मांगता है। एहतजाज जो है ख़ास तौर पे उन हालात में जब कंड्यूसिव ना हो और स्टेट उसको करने ना दे रही हो, तो फिर उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लोग कुर्बानी देना चाहें या ना देना चाहें, लेकिन उसमें फिर रुकावटें बहुत सारी होती हैं। लोगों के अपने घरेलू हालात हैं, माशी हालात हैं। जब वकला तहरीक चल रही थी 2007 में, और बड़ी कामयाब तहरीक, वो काफ़ी लोग उसमें लाखों की नहीं तो हज़ारों की तादाद से उसमें शामिल होते थे, तो उस वक्त भी बाज़ वकला से जब बात होती थी तो पता लगता था कि अदालतें बंद हैं और हमारे आजकल घरों के हालात अच्छे नहीं चल रहे क्योंकि कहीं से आमदनी नहीं हो रही। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब है कि लोगों के, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत सारी एक तादाद लोगों की डे टू डे बेसिस के ऊपर गुजर बसर करती है। अच्छा, तहरीक से याद आया, वकला तहरीक से, कि जब कोई तहरीक चलती है तो उसको लीड करने के लिए आपको एक फ़िगर चाहिए होता है, पावरफुल फिगर। इसी अब रिसेंट हिस्ट्री में शायद वकला तहरीक को हम ज़्यादा रेफ़र करते हैं, तो उसमें हमें वो एक गाड़ी नज़र आती है जिसमें इफ्तिखार चौधरी बैठे होते थे और उसको ड्राइव कर एतजाज़ एहसन साहब ड्राइव कर रहे होते थे। बाद में उस गाड़ी के पीछे पीछे वो नवाज़ शरीफ भी आ गए और दूसरी पार्टियां भी आ गई, लेकिन बहरहाल एक लीडर मौजूद था। इस पीटीआई की तहरीक में कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आ रहा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी, कि कासिम और सलेमान, इमरान खान के जो साहबजादे हैं, वो 5 अगस्त को पाकिस्तान में मौजूद होंगे। आपके ख्याल में क्या उनकी मौजूदगी से इस तहरीक को कोई असर पड़ता? देखें, अगर कासिम खान और सुलेमान खान में से एक या दोनों आज होते ऑन ग्राउंड लाहौर की सड़क के ऊपर या इस्लामाबाद में, तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि लाखों का मजमा होता तमाम तर रुकावटों के बावजूद। तो अगर किसी वजह से वो आ सकते थे और वो चाहते थे कि ये इस तहरीक को बहुत ज़्यादा फ्यूल करना, तो उनको आना चाहिए था। बहरहाल वो आए या ना आए, वो उसकी जो भी वजूहात हैं, लेकिन जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि अगर वो होते तो डेफिनेटली फिर तो लाखों का मजमा होता। चले, वो आने की तैयारी कर रहे हैं। हमने सुना है कि उन्होंने वीज़ा के लिए भी दरख्वास्त दी हुई है, नाइकोब के कार्ड के इजरा के लिए भी दरख्वास्त दी हुई है। उनकी पार्टी के अहम रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने एक दावा किया है कि जिस दिन सलेमान खान और कासिम खान पाकिस्तान आएंगे तो बेनज़ीर भुट्टो के 1986 वाले इस्तकबाल की तारीख़ या टूट जाएगी या उस जैसी तारीख़ रकम होगी। बेनज़ीर का जो 1986 का इस्तकबाल था, वो बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख़ में अब तक का सबसे बड़ा इस्तकबाल शायद होगा, यकीनन होगा। हम तारीख़ में 1-2 ही वाक़यात पढ़ते हैं जिसमें मीलों लंबा, इतना लंबा। तो मैं ख़ुद उस दिन माल रोड पर मौजूद था, तो बेनज़ीर वाला जुलूस का एक सिरा बादशाही मस्जिद के पास पहुंच चुका था, या आगे और दूसरा भी एयरपोर्ट पे ही था। तो वो बहुत बड़ा एक कामयाब, और लेकिन उस वक्त भी मुस्तफ़ा खर ने एक बात की थी जो कि क्योंकि सियासी आदमी, पुराने सियासी आदमी थे, तो वो चीज़ों को अपने सियासत की नज़र से देखते थे। तो मुस्तफ़ा खर साहब ने बेनज़ीर के इस प्रोग्राम पर उनके आने से पहले एक कमेंट किया था, एक तबसरा किया था। उन्होंने, अगर तबसरा मुस्तफ़ा खर साहब का ये था कि बेनज़ीर साहिबा लाहौर में लैंड करेंगी तो बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा, लाखों लोग होंगे, 10 लाख 20 लाख जितने भी लोग होंगे। उसके बाद वो जब आगे चल के इनके पीक आप डे 1 पे ले रहे हैं, जिस दिन वो लैंड हुई आपने पीक ले ली, उसके बाद वो पीक कम होती जाएगी, तो वो 10 लाख की बजाय 4 लाख, 1 लाख, 10,000, 20,000 इस तरह करके। तो मुस्तफ़ा खर का मौक़िफ़ ये था कि प्रोग्राम ऐसे तरतीब देना चाहिए कि आप एक स्टार्ट लें और उसको किसी एक ऐसे नुक्ते पे बामे उरूज पे ले जाएं, पीक पर ले जाएं जिसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। तो बुनियादी तौर पे मुस्तफ़ा खर ने इस प्रोग्राम से इख्तलाफ किया था, लाहौर में लैंड करके बहुत बड़े इस्तकबाल के। चले, वो तो एक इस्तकबाल था जो मार्शल्लाह के दिन थे और पार्टी दबी हुई थी। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा इस्तकबाल होगा। लोग खुद आए थे। मेरे वो शायद पाकिस्तान के जो इज्तिमात हैं, पॉलिटिकल इज्तिमात, बड़े इज्तिमात चंद में से एक है जिसमें लोगों ने खुद से पार्टिसिपेशन की थी और कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई मीडिया नहीं था, स्टेट मीडिया की कोई पीछे से सपोर्ट नहीं थी, और लोगों ने एक हेयर से पे कि जी बेनज़ीर भुट्टो आ रही है या भुट्टो की बेटी आ रही है, तो लोग आ गए थे।
अब कासिम खान और सलेमान खान आते हैं, तो अगर नुक्ता अरूज से ही वो करते हैं तो हुकूमत में कुछ ना कुछ प्रेशर तो नहीं, आता है। हुकूमत डेफिनेटली हिल जाएगी। प्रेशर से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हुकूमत हिल जाएगी, और हुकूमत में इतनी सख्त नहीं है कि इस तरह का प्रेशर एब्जॉर्ब कर सके, तो वो फिर हुकूमत के लिए बहुत बड़े ज़्यादा मसाइल होंगे। तो आज अब 5 अगस्त के दिन से आगे पार्टी के लिए उनकी उम्मीदों का मरकज़ कासिम और सलेमान की ही आमद है और उनका प्लान और उन्हीं की क़ियादत। क्योंकि मेरा ख्याल है कि पीटीआई में इमरान खान के बाद जो पीटीआई के दूसरे जितने भी लीडर्स हैं, चाहे किसी का भी नाम ले लें, तो किसी एक लीडर के पीछे पूरी पार्टी शायद इकट्ठी ना हो सके, और ग्रुप्स होंगे, एक दूसरे के लिए लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, या किसी एक बंदे की, चाहे कोई भी हो, सीनियर जूनियर में से कोई भी हो, तो उसकी पार्टी में वो हैसियत नहीं होगी कि सब लोग उसके पीछे उसी तरह लीडर मान के चलें। तो उसके लिए एक सेंट्रल आपको फिगर चाहिए होती है। और ये जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है, वो आप इसको अच्छा कहें बुरा कहें, जाहिर है कि हमारे मुल्क में दानिश्वरों की एक बड़ी तादाद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ लिखती रहती है, बात करती रहती है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कि ये क्या बात हुई कि भुट्टो ख़ानदान है और भुट्टो के बाद बेनज़ीर और बेनज़ीर के बाद बिलावल, इसी तरह शरीफ ख़ानदान है, इसी तरह दूसरी पार्टियों में जो बड़े पार्टियां नहीं भी हैं उसमें भी डायनेस्टिक है। मुफ्ती महमूद के बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा, तीसरी नस्ल होगी जो असद महमूद की है। इसी तरह वली ख़ान की भी अब एमल वली ख़ान तीसरी नस्ल है। इसी तरह सबके साथ तकरीबन मोर और लेस एएनपी में भी इसी तरह है। तो एक तो ये कल्चर है। साउथ एशिया के दूसरे ममालिक आप देख लें, बांग्लादेश देख लें, शेख मुजीब के बाद हसीना, अब हसीना का बेटा न्यू दिल्ली में है, लेकिन एक वक्त हो सकता है कि ऐसा है कि जब वापसी के हालात पैदा हों, जब भी कोई हालात साजगार हों और वो ढाका लैंड करे तो इसी तरह लाखों के मजमे के साथ लैंड करे। तो इसी तरह और मुल्कों में, हमने श्रीलंका में वो बंदरा नाइके फैमिली देखी। तो ये एक तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमारे साउथ एशिया के कल्चर का हिस्सा, उसकी वजूहात हैं। मेरे ख्याल में कि वजूहात की तो एक लंबी लिस्ट हम 5-10 वजूहात की बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है शॉर्टली अगर इसको मुख्तसर तरीन अल्फाज में बात की जाए तो वो यही है कि मेन लीडर के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसके पीछे सारे इकट्ठे हो सकें, वरना फिर पार्टी फ्रेगमेंटेड हो जाती है, उसके धड़े बन जाते हैं और कई हिस्सों में तकसीम हो जाती है। और फिर हमारी पॉलिटिक्स ऐसे हालात पैदा करती है जिसमें डायनेस्टिक फिगर्स को मजबूरन आना पड़ता है। अगर हम पीछे हिस्ट्री देखें, बेनज़ीर भुट्टो सियासत में क्यों आई कि उनके वालिद को तख्तेदार पे लटका दिया गया था। इसी तरह नवाज शरीफ साहब की फैमिली में देख लें, उसी तरह किसी भी उसमें देख लें जो हमारी पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं कि उसमें जो जब ये डायनेस्टिक वो चलता है तो हालात भी कुछ ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि जिसमें उनके किसी फैमिली मेम्बर्स को बाहर आना पड़ता है, उनके लिए लड़ना पड़ता है। तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक सही पॉलिटिक्स होती है कि अगर आप रूलिंग पीरियड में अपने उस फैमिली के हिस्सेदार नहीं है, इक़्तिदार के हिस्सेदार नहीं है, लेकिन जब आपके ऊपर जबर का दौर हो और फिर आप मैदान में आते हैं तो वो तो एक सही एक पॉलिटिकल। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अगर 77 का मार्शल लॉ ना लगा होता तो जाहिर है कि भुट्टो साहब की हुकूमत अभी पता नहीं कितना और चलती। अपनी फांसी के वक्त भुट्टो साहब की उम्र 51 थी, तो जब मार्शल लॉ लगा तो वो तो 47 ईयर्स के थे जब उनसे हुकूमत ली गई। तो 47 ईयर्स की में एक बंदे के पास इतना टाइम होता है कि कम से कम 20-25 साल वो और पॉलिटिक्स में रह सकता है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये मार्शल लॉ ना लगा होता और भुट्टो साहब का दौर चल रहा होता या सियासत चल रही होती तो यही होता कि कभी अपोजिशन में चले गए, कभी हुकूमत में आ गए, लेकिन 25 साल की एक सियासत अभी बाकी थी। और बेनज़ीर शायद एक कैरियर डिप्लोमेट होती या बिल्कुल। और बेनज़ीर भी इसीलिए मतलब है वो तैयारी कर रही थी फॉरेन सर्विस की और CSS की और कैरियर डिप्लोमेट बनने की, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त भुट्टो साहब अभी पावर में थे और वो 46-47 साल के थे, तो बेनज़ीर के जहन में डेफिनेटली ये बात होगी कि मेरे वालिद के तो अभी 20-25 साल बाकी हैं, 30 साल बाकी है, तो उतनी देर तो वो नहीं मतलब पॉलिटिक्स के लिए वेट कर सकती थी, उन्होंने कैरियर डिप्लोमेट ही होना था। तो नाजरीन, अब हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि इमरान खान के साहबजादे कासिम और सलेमान जो कहते हैं कि हम लंदन में अपनी प्राइवेट लाइफ गुजार रहे हैं और अपना
कंपनीज कोई चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिनका पब्लिक लाइफ में कभी कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आजकल वो मीडिया की लाइमलाइट में है। पहले वो अमेरिका गए हुए थे, आजकल वो लंदन में हैं और अपने पाकिस्तान आने के जो प्लान्स हैं उन पे डिस्कशन करते रहते हैं, या मीडिया में जाके अपने वालिद का केस लड़ रहे हैं। और इधर पाकिस्तान में उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको आज एहतजाज नहीं करने दिया गया, पूरे मुल्क में गिरफ्तारियां हुई हैं। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारी पॉलिटिक्स में कासिम और सलेमान का क्या किरदार होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत आगे किस तरह जाती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।